हाय एवरीवन, वेलकम टू एफर रियली एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं न्यूज है, ठीक है। अभी हाल ही में उड़ीसा में अभी एक मिनिस्टर को गोली मार दी गई है, ठीक है। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि जो उड़ीसा के मंत्री थे, स्वास्थ्य मंत्री, ठीक है, उसको वहीं के जो इंस्पेक्टर है, सब इंस्पेक्टर, उसने गोली मार दिया। जो बराज राजनगर है वहीं पास एक कांड देखने को मिला है, ठीक है। तो देखिए, आजकल के जो लोग हैं, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जा रहे हैं। तो इसके वजह से हो सकता है, अब इसका जो रीज़न है क्या पता, इसके बारे में पता अभी तक कंफर्म पता नहीं चला है। लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इनका जो पर्सनल दुश्मनी तो नहीं था या कुछ और। तो ये न्यूज़ देख लीजिए दोस्तों आप लोग। ये नवा किशोर दास है जो वहाँ के मिनिस्टर थे, ठीक है। उसको जैसे ही वो अपनी गाड़ी से उतरे तो इसके बाद ये कांड हो गया। जिसने गोली चलाया वो कौन थे? इंस्पेक्टर थे, सब इंस्पेक्टर थे, जिसका नाम था गोपाल दास, ठीक है। वो पोस्टेड हैं, कहाँ पोस्टेड हैं? वहीं जो गांधी चौक पुलिस आउटपोस्ट है शहर का, वहीं पास पोस्टेड हैं, ठीक है। तब जान सकते हैं कि एक जो सिक्योरिटी अधिकारी है उसी ने उसको गोली मार दिया। तो आज आज लगा है एक मिनिस्टर की गोली। तो देखिए दोस्तों, अब इसमें क्या होता है। अब अब जैसे कि एक नेता ही सिक्योर नहीं है तो आम पब्लिक की तो बात ही छोड़ दो, ठीक है। जिसमें हो सकता है इन लोग कुछ पर्सनल मैटर रहा हो, लेकिन अभी तक बात सामने तो निकल कर नहीं आई है, ठीक है। तो अब जान सकते हैं कि उड़ीसा के जो मंत्री थे नाभा किशोर दास, तो ये अब नहीं रहे। इसके अब जान सकते हैं कि इसके बाद गोली लगने के बाद उसके जो हालत है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गए थे, जिससे कि उसके जो हार्ट है या फिर जो उसके लंग्स हैं, ठीक है, उसमें बहुत ज़्यादा इंटरनल ब्लीडिंग हो रहा था, जिसकी वजह से इसकी देहांत हो गई और किसी कारणवश इसका जान नहीं बच पाया। और दूसरी दूसरी न्यूज़ ये है दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग कि यहाँ पर देख सकते हैं कि स्टूडेंट इनरोलमेंट इन हायर स्टडीज़, ठीक है। जो जो AISHE है, ये क्या है? ऑल इंडिया सर्वे ऑफ ऑन हायर एजुकेशन। तो AISE है, इसका डाटा है ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन रिपोर्ट का, ठीक है। जिसमें 75% देखिए, नहीं 7.5% बढ़ा था 2020 में, 2021 में। तो ये जो सत्र था काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। और जो जो असर का जो रिपोर्ट है उसके कंपेयर में AISE का रिपोर्ट देखिए, इसमें बताया गया है कि किस तरह से जो शिक्षा है उसमें लोगों का जो ओपिनियन बना था, ठीक है, और जिससे हायर एजुकेशन के लिए वो एनरोल हुए थे। तो इसी रिपोर्ट के अनुसार से आप देख सकते हैं कि MPhil के लिए कितने लोग थे। MPhil के लिए आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पास लगभग 40% लोगों ने इनरोल किए थे, ठीक है। ये PhD के लिए, MPhil के लिए देख सकते हैं 60% लोग। और जो PG के लिए आप देख सकते हैं, जो रेड वाला सिंबल दे रहा है, ये आपको शो कर रहा है चार्ट, ओके। तो PG के लिए आप देख सकते हैं कि 40% से ऊपर लोग अप्लाई किए थे। इसी तरह डिप्लोमा के लिए देखना 40% लोग किए थे आसपास, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे कैटेगरीज हैं जिसमें से लोग इनरोल हुए थे। तो ये जो ग्रीन वाला एरिया है ये है मेल का, और जो रेड वाला है ये है आपका फीमेल का चार्ट है। तो आप देख सकते हैं कि कितने मेल कितने फीमेल लोग इसमें अपना पार्टिसिपेशन किए थे। तो जो डिस्टेंट एजुकेशन था उसमें काफ़ी ज़्यादा उछाल देखने को मिला, लगभग 7% बढ़ा है इसमें, आप बोल सकते हैं, ठीक है। 2020 से 21 के जो सत्र था उसमें से, इसमें से बहुत सारे ऐसे लोग थे जो ST कैटेगरी के, OBC कैटेगरी के लोग थे, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे बैकवर्ड क्लासेस के लोग थे जो इसमें पढ़ाई कर रहे थे। तो ये वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किस लिए? क्योंकि बहुत सारे लोगों को इसमें एजुकेशन मिल सकता है। तो OBC इनरोलमेंट इसमें बहुत ज़्यादा बढ़ा है। तो लगभग 4.13 करोड़ लोगों ने पढ़ाई किया इस दौरान में। इस रिपोर्ट में तो बहुत सारे बात बताई गई है, ST SC OBC कैटेगरी गाइज, या फिर जो PWD वर्ग के लोग हैं, ठीक है, या हैंडीकेप्ड लोग के वर्ग हैं, उसमें क्या क्या अनुपात रहा उन लोग का, तो वो ज़्यादा मैटर नहीं करता है, ठीक है, कौन सा कैटेगरी के लोग इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो देखिए, जागरूकता बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अगर पढ़ाई करना है, आपको एजुकेशन लेना है, तो आप बता सकते हैं कि आपको क्या चाहिए, ओके। इसके लिए आपका जो सोसाइटी है, आपका समाज है, आपका जो हब है, ठीक है, या फिर आपका जो इन्वायरमेंट है, वो किसी तरह से डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए, तब आप अच्छी एजुकेशन ले सकते हैं। तो एक तो मात्र रिपोर्ट था, तो आप कोशिश कीजिए कि आपके यहाँ कितने लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कितने नहीं कर रहे हैं। अगर कोई पढ़ाई नहीं करना आता है तो उसको इनरोल करने की कोशिश करिए। लेकिन दोस्तों, आजकल ऐसे देखने को मिलता है कि जो पढ़ाई कर लेते हैं तो उसके पास कुछ बचता भी नहीं है, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा पढ़ने के बाद फ्रस्ट्रेट हो जाता है। तो देखिए, आपको उतना ही पढ़ाई करना है जितना आपको अच्छा लगे, जो आपको हेल्प करे।
हमने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है जो पढ़ाई के नाम में तो पढ़ाई करते हैं, लेकिन वो अपने पढ़ाई पर ही जीवन भर अपना जीवन खपा दे रहे हैं। तो उनको ऐसा नहीं है, पढ़ाई एक अच्छी चीज़ है, लेकिन ऐसा पढ़ाई नहीं करना है जो आपके लिए फ़ायदा नहीं कर रहा है, ठीक है। उससे आप कुछ सीख नहीं रहे हैं, आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो पढ़ाई नहीं कराता है। आप सही डायरेक्शन में पढ़ाई कीजिए और एजुकेशन लीजिए, तो आपका राइट विंग होगा। ओके, तो देखिए दोस्तों, यहाँ पास एक एडिटोरियल है, इसमें हम बात करेंगे नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट के बारे में, ठीक है। ये NREGA, ठीक है, क्या है, ये 2005 में अधिनियम बना था, ठीक है। 7 सितंबर 2005 में आया था एग्जिस्टेंस में। तो जान सकते हैं, जब से अधिनियम बना, एक्ट बना, कानून बना है, तब से इसके थ्रू बहुत सारे लोगों को रोजगार इसमें देने की बात कही गई थी। गवर्नमेंट ने तो इसमें बोला था कि ऐसे लोगों को जो गरीब परिवार से, गरीब फैमिली से, उनको 100 दिन का रोजगार या फिर एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा, ठीक है। सबका जो किसी गाँव में कोई व्यक्ति है उसके लिए रोजगार का साधन नहीं है, तो गवर्नमेंट इसको जॉब अवसर देगी, जॉब अपॉर्चुनिटी देती है। कहाँ से देगी? इसी के थ्रू देगी, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट के थ्रू, ठीक है, नरेगा के थ्रू। तो आप जान सकते हैं, तो इसको बाद में कि ये MG नरेगा कर दिया गया, ठीक है। तो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट कर दिया गया, ठीक है। आप जान सकते हैं, तो इसमें लगभग बोल सकते हैं कि इसमें 100 दिनों का रोजगार देने की बात कही है गवर्नमेंट ने, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट का स्पॉन्सर्ड स्कीम है। तो इसके थ्रू बहुत सारे लोग हैं जो काम करते हैं अपने गांव में, अपने शहर पे, ठीक है, ऐसे ही रूरल एरिया पे, ठीक है। शहर में तो नहीं, लेकिन गांव में जरूर देखने को मिलता है नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट का। इसमें देख सकते हैं बहुत सारे लोग इसमें जुड़े रहते हैं, गाँव के लोग हैं। अब शहर के लोग तो इसमें काम करेंगे नहीं, क्योंकि जो गांव के लोग रहते हैं, जो रूरल लोग रहते हैं, ठीक है, जिसका मासिक आमदनी कम है, ठीक है, जो अपने जीविका के लिए दूसरे जगह या दूसरे शहरों में जा नहीं सकते या कमाने के लिए, ठीक है, उसको रोजगार का अवसर नहीं मिल रहा है। तो उसके लिए अवसर है, जिसमें नरेगा के थ्रू बहुत सारे काम कराए जाते हैं, जैसे नहर बनाना हो गया, नाली बनाना हो गया, ठीक है, तालाब बनाना हो गया, इस तरह के फिर सड़क बनाना भी हो गया, ठीक है। छोटे मोटे और भी उद्योग धंधे जो होते हैं इस नरेगा के थ्रू कराए जाते हैं। तो जिसमें से लोगों के लिए क्या है, 100 दिन का जॉब अवसर, जॉब अपॉर्चुनिटी गवर्नमेंट की ओर से दी जाती है। तो इसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो काम करते हैं, लेकिन उसको काम के लिए जो वर्कर हैं, ठीक है, उसका बहुत सारे जो पैसे हैं वो पेंडिंग में है, ड्यूज है, उधारी है गवर्नमेंट के पास, या फिर जो ठेकेदार बोल सकते हैं उनके पास रखा है। तो उसी बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। तो देख सकते हैं दोस्तों आप लोग, यहाँ वायलेट किया जा रहा है किसको, जो वर्कर हैं उनको, उनका सैलरी समय पर नहीं दिया जा रहा है। बहुत सारे ऐसे केसेस देखने को मिलते हैं गांव में। किसी से पूछोगे कि आपको पैसा मिला काम किए तो अधिकतर लोग बोलते हैं कि हमको पैसा नहीं मिला। तो इसी केस में आप देख सकते हैं कि बिहार में भी ऐसा देखने को मिला है, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिस पर गवर्नमेंट काम कराती है, जिसमें से अलग अलग मजदूरी का दर भी होता है, जिसमें से जिसकी एक आम मजदूर कितना कमा लेता है दिन में, ठीक है, उसका मजदूरी कितना तय किया जाता है। तो वहाँ के जो लोग हैं वहाँ डिपेंड करते हैं। हालांकि यह सरकारी आंकड़ों में दिखाता है कि एक दिन का जो 220 रुपये होना चाहिए, ठीक है, लेकिन आज के महंगाई के हिसाब से ये इतना पर्याप्त रुपये नहीं है कि उसको उसका जीविका के लिए पर्याप्त हो सके एक दिन का। अब मजदूर एक ऐसा व्यक्ति होता है दोस्तों, जो अपने जीवन में सिर्फ एक दिन के रोजी रोटी के लिए वो काम पर निकलते हैं, ठीक है। तो उसको मतलब प्रतिदिन रुपए चाहिए, लेकिन अभी कहाँ गवर्नमेंट भी ऐसा हो गया है कि इसके बारे में बातें नहीं करता है। अब देखिए कौन सा गवर्नमेंट है, कभी स्टेट गवर्नमेंट हो गया तो बोल देगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट अभी पैसे नहीं भेजी है तो हम उसको भुगतान नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि ये स्टेट गवर्नमेंट को करना चाहिए। आप किसी ब्लॉक में देखिए, ब्लॉक में जो तहसील होते हैं, तहसील कार्यालय होते हैं, ठीक है, वहाँ पर देखिए उसके अंडर पर जो विलेजेस होते हैं, गाँव होते हैं, ठीक है। तो गाँव में जो काम होता है उसको तो गवर्नमेंट पैसा दे सकती है, ठीक है। या फिर जो विलेज लेवल में है, जो भी अथॉरिटी है, तो ऑफिसर होते हैं, उसको ये वो तो मॉनिटरिंग जरूर करते होंगे, ठीक है। तो वहाँ तक पैसा क्यों नहीं आ रहा है? जो काम करते हैं वर्कर हैं उनका पैसा क्यों रोक के रखता है गवर्नमेंट? ये तो समझने वाली बात है ना। तो देखिए इसमें सुधार होनी चाहिए, और जो सिस्टम है उस पर क्या होनी चाहिए, रिफॉर्म होनी चाहिए, ताकि जो नरेगा है वो अच्छे से काम करे और लोगों का जो विश्वास है वो आगे बढ़कर आए, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे जो लोग हैं, आप गवर्नमेंट के ऊपर विश्वास नहीं कर रहे हैं आज के डेट में, तो वो चाहते हैं कि गवर्नमेंट उसके लिए कुछ रोज़गार ऑफर करे, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जैसे कि ST SC OBC की कैटेगरी के लोग हैं जो अधिकतर देखे होंगे काम करते रहते हैं, ठीक है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर पढ़ ही सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ट्राइबल एरिया में रहते हैं, विशेषकर तो वही इसके शिकार होते रहे। इसमें नरेगा में बात की जा रही है कि अब तो प्रॉपर तरीके से इसमें गवर्नमेंट इसमें देखने वाली है।
लेकिन आप ग्राउंड लेवल में देखोगे तो अभी पता चला है कि जो नरेगा है, एमजी नरेगा, उसमें से आप मॉनिटरिंग बेहतर तरीके से करने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्टेप उठाए हैं, जिसमें से मोबाइल के थ्रू उसको मॉनिटर किया जाता है। मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम है, एनएमएस बनाया गया है, नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। और इसको मॉनिटरिंग करने के लिए कि वो व्यक्ति है सही तरीके से काम कर रहा है कि नहीं, ठीक है, जो काम करने के लिए इनरोल है वो आया है। तो ये तो है, लेकिन मुजफ्फरनगर अभी एक ऐसा जगह है दोस्तों, आप देख सकते हैं लगभग 3,000 जो वुमेन्स NREGA वर्कर्स हैं, ठीक है, आप बोल सकते हैं 3,000 जो महिलाएं हैं जो नरेगा में काम करते हैं, उन्होंने बताया है, मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट से है, वो प्रोटेस्ट कर रहे थे किसको, NMMS जो एप्लीकेशन है उसको, ठीक है। इसमें क्या होता है, जैसे कि मैं अभी बताया कि जो मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम है, ठीक है, तो इसके थ्रू ऑपरेट किया जाता है कि कौन मजदूरी करने आया है, कौन नहीं आया है। तो इसका बहुत ज़्यादा विरोध हो रहा है, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन गवर्नमेंट ने तो बोला है कि इसमें सुधार की ज़रूरत है, इसमें अच्छे से काम किया जा रहा है, लेकिन उनका मानना है कि इसमें भी अब भ्रष्टाचार देखने को मिला है, तो इसमें गवर्नमेंट सुधार करे। ओके, तो ये तो रहा कुछ इसके बारे में। तो आप जान ही सकते हैं कि नरेगा आपके गांव में अगर चलता है, ठीक है, अगर आप ग्राम पंचायत से संबंधित हैं तो आप जान सकते हैं कि कैसे नरेगा काम चलता है। तो एक बार जरूर विजिट कीजिए और जानिए उसके बारे में। और दूसरा हाईलाइट है दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पास कि अभी जो भारत और जो पाकिस्तान है, इसके बीच जो इंडस रिवर चलती है, ठीक है, क्या यस इंडस रिवर, तो इस पर विवाद हो गया है। तो इंडस रिवर को जान सकते हैं आप लोग के कहाँ है, ये आपका जम्मू कश्मीर में आपको देखने को मिल जाएगा। तो देखिए इंडस रिवर है, एक बार मैं दिखा देता हूँ मैप में, चलिए इंडस रिवर कहाँ पास है। तो ये रहा दोस्तों इंडस रिवर, जो पाकिस्तान का आप देख सकते हैं यहाँ पास से है, ठीक है, ये इंडिया है और इंडिया का जो बॉर्डर है आप देख सकते हैं यहाँ से, ठीक है, इधर करके इधर है, पाकिस्तान से आके मिल जाती है। ये इंडस रिवर का मैप देख सकते हैं आप लोग, इसका फ्लो ही इस तरह का है। तो इंडस वाटर रिवर है दोस्तों आपका, ये बहुत बड़ा एक नदी है जो मानसरोवर से होकर निकलती है। तो देखिए दोस्तों इंडस वाटर ट्रीटी कैसे हुआ, तो जान सकते हैं कि 1947 में जब हमारा भारत डिवाइड हुआ, ठीक है, पाकिस्तान और इंडिया जब अलग अलग हुए, तो उस समय क्या हुआ, हमको और हमारे जो पड़ोसी देश है पाकिस्तान, उसको पानी की ज़रूरत पड़ी, ठीक है, क्योंकि जो नदियाँ होती हैं वो कहीं ना कहीं से बहकर जाएगी दूसरे देश में, ठीक है, क्योंकि उसका जलधारा का तो आप रोक नहीं सकते। तो इसी कंटेक्स्ट में आप देख सकते हैं कि 1960 में जो भारत के प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, और उस समय मिलिट्री जनरल थे अयूब खान जो पाकिस्तान के थे मिलिट्री जनरल, तो उनके बीच में एक संधि हुआ, ठीक है, इंडस रिवर का नाम पर, तो जिसे इंडस रिवर या फिर इंडस वाटर ट्रीटी बोला जाता है, जिसे शॉर्ट फॉर्म में IWT बोला जाता है, 1960 में हुआ। और इसी के साथ साथ एक सिग्नेटरी मेंबर भी था जो वर्ल्ड बैंक के थे, ठीक है, जो फार्मर वाइस प्रेसिडेंट थे किसके, वर्ल्ड बैंक के, ठीक है, इनका नाम क्या था, WAB आईलिफ, ठीक है, वो भी इसमें साइन किए। तो एक क्या बन गया, अब एक ट्रीटी बन गया, इंडस वाटर ट्रीटी, ठीक है। और ये इंडस वाटर ट्रीटी बनने के बाद ये पूरा ऑथराइज हो गया और लीगल हो गया। तो देखिए दोस्तों इसमें इंडस वाटर जो ट्रीटी है उसमें से इसका देखिए, इसके कुछ प्रोविज़न आप देखिए, तो यहाँ पर दिखाई देगा आपको कि ये इंडस रिवर जो है, इसका जो बेसिन है, 6 बेसिन, ये 6 रजीज रिवर से मिलकर आती है। तो इसमें दिखते हैं इंडस, सिंधु नदी, झेलम नदी, चेनाब नदी और ब्यास नदी और सतलुज नदी है, ठीक है। ये ओरिजिन कहाँ होती है, तिब्बत से होती है जैसे बताया, ठीक है, और ये हिमालय के रेंज से इंटर होकर ये पाकिस्तान चली जाती है और जो साउथ कराची है वहाँ पर से ख़त्म होती है। तो इस इंडस जो ट्रीटी हुआ है, इंडस रिवर के ऊपर जो संधि बना है, उसमें बताया गया है कि ये पानी कहाँ से चलकर कैसे जाएगी, ठीक है, ये पानी का जो शेयर है ये कैसे होकर जाएगी, कहाँ से होकर जाएगी, इस बारे में डिटेल से बताया गया है। तो ये इंडिया के थ्रू जाएगी पाकिस्तान में। तो देखिए ये इंडस रिवर है, चेनाब रिवर और झेलम नदी के थ्रू ये पाकिस्तान में जाएगी, ठीक है। किसके लिए, जो अनरेस्ट्रिक्टेड यूज है उसके लिए जाएगी, जैसे कि पीने के लिए हो गया, ठीक है, ये खेती करने के लिए भी, हाँ, जो भी उसका कॉमन यूज है उसके लिए पानी जाएगी। और इसी के सिमिलर रूप में देखेंगे तो जो पश्चिमी की जो नदियां हैं, रावी नदी हो गया, ब्यास नदी हो गया, सतलुज नदी हो गया, ये कहाँ जाएगी, ये इंडिया जाएगी, ठीक है, और वो भी इसका यूज करेगा। और जो नदी है दोस्तों, ये दोनों को ज़रूरत है, भारत को भी ज़रूरत है और पाकिस्तान को भी ज़रूरत है इस पानी का। तो इसी तरह से एक परमानेंट इंडस कमीशन बनाया गया है, ठीक है, दोनों साइड के थ्रू। तो इस जो कमीशन बना है इसके थ्रू जो दोनों देश की जो नदियां हैं, ठीक है, या फिर दोनों देश के जो कंट्रोल में जो भी नदी आती है उसके थ्रू दोनों देश क्या क्या काम कर रहे हैं,
ठीक है, उस नदी पर क्या बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं, पानी कहाँ यूज कर रहे हैं। तो जो इन्फॉर्मेशन है दोस्तों वो शेयर करना पड़ेगा एक दूसरे देशों के साथ, ठीक है। क्योंकि जो नदी है, नदी जानते हैं कि जीवन की रेखा होती है, जो पानी होती है वो हर किसी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, चाहे आप सिंचाई के लिए हो, खेती के लिए हो, लेकिन एक आम तौर में मानोगे तो वो जीवन का धारा है, उसको आप कुछ भी कर नहीं सकते। तो इसी की तरह दोनों देश ने सोचा कि हम जो पानी यूज करते हैं उसका कैसे यूज करते हैं, क्या करते हैं, इसके बारे में सूचना अब हमारे को दीजिए, हम आपको देंगे। ऐसा नहीं है कि हम पानी रोक दिए तो फिर आपके तरफ जाना बंद हो गया, ठीक है, तो ऐसे में तो खतरा हो गया। तो इसी रूल के थ्रू दोस्तों जो एनेक्सर डी है वो IWT इंडस वाटर ट्रीटी वो अलाउ करता है इंडिया को, ठीक है, जो रन ऑफ द रिवर, ठीक है, जिसके थ्रू भारत ने हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनाया है किशन गंगा में, और जो रटले हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है वहाँ पास, ठीक है। लेकिन पाकिस्तान ने इसको अपोज कर रहा है, पाकिस्तान का कहना है कि गलत तरीके से भारत इसका यूज कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। पाकिस्तान चाहता है कि इसका जो 90% जो पानी है पाकिस्तान चला जाता है इंडिया का पानी, तो इसमें से लगभग जो 10% पानी है, ठीक है, जिसका भारत यूज करना चाहता है। और जो दोस्तों जो किशन गंगा है ये ट्रिब्यूटरी है, इसका झीलम नदी का ट्रिब्यूटरी ओरिजिन होती है जम्मू कश्मीर से, ठीक है। ये ज्वाइन होकर कहाँ पाकिस्तान में मिल जाती है, ठीक है, वो पूरा कश्मीर को कवर करती है। और 2007 में क्या हुआ दोस्तों, तो इसी तरह इसी पानी पर, ठीक है, किशन गंगा हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिक जो पावर प्रोजेक्ट यहाँ पर स्टार्ट किया गया 2007 में, ठीक है। और इसके थ्रू प्रपोजल रखा गया जिसमें से तो किशन गंगा डैम बनाया गया है, ठीक है, इस नदी पर, तो जिसका लगभग आप जान सकते हैं कि 330 मेगावाट का हाइड्रो पावर प्लांट बनाया गया है, कहाँ कश्मीर के कहाँ बंदीपोरा में, ठीक है। और ये क्या करता है, इसके थ्रू 330 मेगावाट का हाइड्रो पावर प्लांट में बिजली उत्पादन करने का काम करेगा, ठीक है। तो इस पानी को जो आप बता रहे थे ना, यहाँ पास पानी जो कि इंडस रिवर के जो पानी है इसमें डाइवर्ट कर दिया गया है, किसमें, हाइड्रो पावर में। जो हाइड्रो पावर लगा है ना किशन गंगा में, उसको चाहिए पानी, तो उसको डाइवर्ट किया गया है, तो उसको पानी चाहिए, जिसकी वजह से पाकिस्तान इस पर इशू उठा रहा है। तो उसका ऑब्जेक्शन है, उठा रहा है, लेकिन हम लोग को जो करना है करेंगे ही। तो इसी कंटेक्स्ट में देखिए भारत इसका कुछ पानी अपने चाहता है, ठीक है, क्योंकि जो पानी की जो हाइट है, ठीक है, नदी के बोल सकते हैं, डैम के जो बोल सकते हैं, किस तरह पानी कितना हाइट में कितना रखना चाहिए, ठीक है, कितना ज़रूरी है। तो इसको लेकर पाकिस्तान कहाँ का चला गया, आप इंटरनेशनल कोर्ट में चला गया, द हेग में पड़ता है आपको नीदरलैंड में, ठीक है, तो वहाँ पास इसका मैटर अभी चला गया है। तो आप जान सकते हैं कि बहुत बड़ा इशू अभी रेज कर रहा है, लेकिन इसको जाना नहीं चाहिए था, क्योंकि जो दोनों देश की बात है दोनों देश में होना चाहिए था। और दोस्तों 2018 में भी आप देखने को मिलेगा कि जो भारत ने राटले हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट चेनाब रवि पर बना दिया गया है, ठीक है। तो इस पर इस्लामाबाद ने भी इस पर इशू उठाया है, और इस पर कि हमारा जो पानी है नहीं आ रहा है और भारत इसको रोकने का प्रयास कर रहा है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों जानते हैं कि जब नदी के धारा के जो प्रवाह है उसको अगर रोकोगे आप तो कहीं ना कहीं रुक जाएगी, और जिससे उसके जो जनजीवन है खतरे पड़ेगा। इससे पाकिस्तान पूरी तरह से डरा हुआ है, इस तरह का वो इशू उठा रहा है। तो दोस्तों ये न्यूज अभी तुरंत क्यों आया, आप गेस कर रहे होंगे। तो देखिए 25 जनवरी था 2023, तो पाकिस्तान को भारत ने एक इशू नोटिस किया, ठीक है, जारी किया कि अब बताओ कि जो इंडस वाटर ट्रीटी हो गया है, लगभग 63 साल हो गया है, इस पर हम रिफॉर्म चाहते हैं, सुधार करना चाहते हैं, इसमें जो भी बातें हुई थी संधि पर उसमें हम सुधार करना चाहते हैं, ठीक है। इसलिए भारत इसमें बात करना चाहता है, इसलिए पाकिस्तान को नोटिस जारी किया है, जिसमें से बोला है कि लगभग आप जो भी रहे जितना टाइम ड्यूरेशन दिया है उस नोटिस में, इसके अंदर इस या फिर बोल सकते हैं 90 डेज के भीतर इसमें आप कुछ बताएं, ठीक है, इसमें स्टेप उठाएं ताकि हम बात कर सकें एक दूसरे से, ठीक है। तो भारत ये चाहता है। तो इंडस वाटर ट्रीटी में बात होगा तो इससे हमारा जो देश है इसमें हम अपने देश के लिए बात कर पाएंगे, और हमारा जो पानी है, ठीक है, उस पर हम इसका यूज कर पाएंगे। जो हमारा जो पावर प्रोजेक्ट है, प्लांट लगे हैं, ठीक है, बिजली उत्पादन के लिए हम उस पर अच्छे से काम कर पाएंगे। तो यही सब बात है दोस्तों। तो मैं वीडियो कहीं पर एंड करता हूँ, तो इस बारे में मैं बाद में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।